डिवीजन बेसिकली इसमें एक सिंगल सेल होती है जो डिवाइड होकर के मल्टीपल सेल फॉर्म करती है, ठीक है। तो एक सिंगल सेल डिवाइड होकर के क्या बनाती है, मल्टीपल सेल। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो सेल डिवाइड होकर मल्टीपल सेल बनाती है तो उसमें दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है मियोसिस और एक होता है माइटोसिस। मियोसिस में वन सेल से, सिंगल सेल से 4 सेल्स बनती हैं और माइटोसिस में सिंगल सेल से 2 सेल्स बनती हैं। और अगर मियोसिस हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ, और अगर माइटोसिस हो रहा है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात किया कि किसी भी सेल में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। बेटा अगर तुम लोगों को समझ में आते जा रहा है ना, तुम लोग यस सर, क्लियर सर ऐसे लिखते जाओ। इससे एक फायदा होगा कि आप मेरे से कनेक्ट रहोगे और मुझे भी ये विजुलाइज होता रहेगा सामने मेरे पीसी पे कि आप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। क्योंकि सडनली जब आप चैट नहीं करते हो ना तो लिंक कट जाता है और मुझे भी पता नहीं चल पाता कि मेरी आवाज कहाँ तक आप तक पहुंची है। और मैं बहुत आगे तक पढ़ा जाता हूँ, फिर पता चलता है कि यहाँ तक तो गया ही नहीं बच्चों को। अब अगर मैं वहीं से आगे चला जाऊं तो आपका नुकसान है ना। तो इसलिए मैं फिर से तो बता रहा हूं, लेकिन आप यस सर लिखते जाओ ताकि मुझे ये पता रहे कि आप तक पहुंच रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके और मेरे बीच में ये चैट बॉक्स ही एक रास्ता है, ठीक है। चलो, तो सेल के पास बेटा दो चीजें होती हैं, बीच बीच में हर 2-3-5 सेकंड के बाद यस सर ऐसा। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दो चीजें हैं। अब देखो किसी भी घर में, मैंने आपको घर का एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि किसी डिवीजन में, सेल डिवीजन में जैसे कोई घर को डिवाइड करना है तो घर में दो जरूरी अमाइनिटीज थी, एक टॉयलेट रूम था, एक किचन था। तो सबसे पहले इस घर ने क्या किया, एक प्रिपरेशन किया, एक टॉयलेट रूम और एक किचन जनरेट किया, उसके बाद घर को डिवाइड किया ताकि जो भी लोग रहे उनको ये सारी अमाइनिटीज मिलती रहे। वैसे ही सेल के पास भी दो चीजें हैं, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म। तो इस सेल को भी पहले प्रिपरेशन करना पड़ेगा, है ना। तो जब न्यूक्लियस बढ़ता है तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और जब साइटोप्लाज्म बढ़ता है तो उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं अब इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। जहां दिक्कत होगी पूछ लेना। फिर मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस का डिवीजन है इसी के दो रास्ते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि तुम्हें कहीं जाना है, मान लो किसी जगह पॉइंट ए पे, तो तुम्हारे घर से, तुम्हारे जगह से पॉइंट ए के लिए कई रास्ते होंगे। अब ये तुम्हें डिपेंड करता है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। वैसे ही न्यूक्लियस के डिवीजन में ये सेल पे डिपेंड करता है कि सेल कौन सा रास्ता चुन रही है। अगर सेल को नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे चाहिए तो सेल कौन सा रास्ता चुनेगी, मुझे कमेंट में बताएं। सेल कौन सा रास्ता चुनेगी, सेल चुनेगी मियोसिस। और अगर सेल को नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर चाहिए तो सेल कौन सा रास्ता चुनेगी, सेल चुनेगी माइटोसिस, है ना। तो इस तरीके से सेल मियोसिस और माइटोसिस का रास्ता चुन करके अपना काम करेगी, है ना। तो कैरियोकाइनेसिस बेसिकली मियोसिस से या माइटोसिस से होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। तो बेसिक सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन और फिर किसका डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का। तो यहां तक हम लोगों ने क्लियर किया था। बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो इसके बाद हमने तुमको बताया था सेल साइकिल के बारे में, है ना, सेल साइकिल। और उसके साथ साथ बताया था सेल टाइमिंग। सेल टाइम में तुम्हें बताया था कि कोई एक सेल है वो इतनी देर में डिवाइड हो जाती है तो इतने सेल बनने में कितने टाइम लगेंगे। तो ये वाला तो हमने सारा करा दिया था। तो यहां तक सबको क्लियर है, अच्छे से देख लेना। सेल साइकिल में बताया था कि दो चीजें आती हैं, एक होता है प्रिपरेशन। क्या होता था, प्रिपरेशन का पीरियड, और एक होता है डिवीजन का पीरियड। तो पहले तैयारी और फिर डिवीजन, जैसा कि अभी हमने बात किया, पहले तैयारी फिर डिवीजन। अब देखो तुम लोग चैट ऐसे लिख के भेज रहे हो ना, तो मुझे क्लियर होता जा रहा है कि मेरी आवाज, मेरी बातें तुम बच्चों तक पहुंच रही हैं। क्योंकि नेटवर्क बीच में अचानक से कट जाता है और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं बता देता हूँ बहुत सारी बातें और फिर पता चलता है कि बच्चों तक पहुंची नहीं, है ना। चलो
तो एक बार मैं देख भी लेता हूँ कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों तक तो मुझे लग रहा है कि ये पहुंच नहीं पाया है। चलो बच्चों, तो ऋतु जायसवाल, अवधेश मौर्य, ज्योति, प्रिया, नेहा, प्रिया, आस्था, सोनाली पांडे, रेहान, ठीक है, मनीषा यादव, ओम प्रकाश कनौजिया, ये सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है बेटा। तो जो भी लोग देख रहे हैं, आप सभी बच्चे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है आपके लाइक करने से हम सबको एनर्जी आती है। खैर बच्चों, आगे चलते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेल साइकिल जो है वो सेल साइकिल में 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या है? प्रिपरेशन की, और दूसरी स्टेज क्या है? डिवीजन की। तो मैंने आपको बताया था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्वर्ड एंड हार्वर्ड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि प्रिपरेशन में 3 स्टेजेस आते हैं, G1, S और G2, है ना। और डिवीजन का जो फेज होता है इसको हम बोलते हैं एम फेज। तो तुमसे क्वेश्चन में कई बार बीएचयू में पूछा है कि G1, S, G2 और M सेल साइकिल का सही क्रम क्या है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? G1, S, G2 और M, है ना। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में बता दिया था आपको, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज, ठीक। अच्छा, अब ये जो सेल साइकिल है इसमें मैंने आपको बताया था कि G1 और S के बीच में एक फेज आती थी G0 फेज, जिसको क्विसेंट पीरियड कहते थे। याद है सबको? क्विसेंट पीरियड, क्विसेंट पीरियड में बताया था कि जब कोई सेल जीवन में तैयारी कर लेती है तो एस फेज में जाने के पहले उसके पास एक मौका होता है ये सोचने का कि उसे डिवाइड होना है कि नहीं, उसे डिवीजन करना है कि नहीं। तो सेल के पास एक मौका होता है कि वो डिवाइड होगी कि नहीं, वो पीरियड कहलाता है G0 फेज, ठीक। इस टाइम पे अगर सेल चाहे तो अपनी पूरी तैयारी को रोककर सेल डिवीजन को रोक सकती है ना। इसको अरेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरेस्ट, जैसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है ना, रोक लेती है हर काम से, वैसे ही ये अरेस्टिंग पीरियड है। कई बार ऐसा पूछा है। तो यहाँ क्या होता है कि कोई भी सेल अपने डिवीजन को रोक सकती है। तो यहाँ पर सेल एक बार सोचती है कि डिवाइड करें कि नहीं। हाँ, सेल अगर इसके आगे बढ़ गई तब इसको कमिटमेंट कहेंगे। मतलब सेल अगर G0 से आगे निकल गई ना, तो समझ लो कि सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा, तब तो हर हाल में सेल को डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो यहां तक बात समझ में आ गया है सबको। तो क्विसेंट पीरियड यानी कि अरेस्टिंग पीरियड, जहां पे G0 फेज में जो सेल है वो ट्रैप हो जाती है। यहाँ पे सेल आके सोचती है, जैसे तुम लोग नहीं करते हो, कई बार कुछ काम कर रहे हो, काम आगे बढ़ा दिए, फिर सोचते हो कि इसको करें कि ना करें। खास करके पढ़ाई में ऐसा ज्यादा होता है ना। तो इसी फेज को G0 फेज कहते हैं। तो G0 फेज अगर इसने पार कर लिया तो जान लेना कि फिर तो इसको डिवीजन करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। तो उसको कमिटमेंट पीरियड भी कहेंगे, ठीक। तो यहां तक। अच्छा, एक चीज जान लो, 2-3 सेल्स ऐसी है ना जिनको नेचर ने, प्रकृति ने G0 में लाके छोड़ दिया है। जैसे कुछ कमेंट करके बता दो मुझे, अगर याद है तो, मैंने तो पढ़ाया था बहुत डिटेल में। जैसे हार्ट की सेल, जैसे नर्व की सेल, तो हृदय की कोशिका और न्यूरॉन की कोशिका, ये 2 ऐसे सेल्स हैं, हार्ट और नर्व, जहां सेल डिवीजन नहीं होता। तो ये जो दोनों सेल्स हैं ये डिवाइड क्यों नहीं करती हैं? ये दोनों सेल्स डिवाइड इसलिए नहीं करती क्योंकि इनको G0 फेज में ट्रैप कर लिया गया है। G0 फेज ये तैयारी ही नहीं कर सकती, तो जब कोई तैयारी ही नहीं करेगा तो डिवाइड कैसे होगा? तो ये तैयारी नहीं कर पाती, G0 फेज में ट्रैप है, इसलिए इनमें सेल साइकिल नहीं चल सकता। तो हार्ट की कोशिका और नर्व की कोशिका ये ट्रैप है पूरी तरह से, ये डिवाइड नहीं हो सकती हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया अच्छे से? तो ये 2 कोशिकाएं। हाँ, कैंसर के सेल की बात कर लो, देखो जो कैंसर वाली सेल्स होती है ना, इनकी खासियत है कि इनका G0 फेज गड़बड़ हो जाता है। अब G0 फेज गड़बड़ हो गया
तो इनमें सोचने समझने की ताकत ही खत्म। अब ये ट्रैप हो ही नहीं रही है, इनका जीनॉट वाला झंझट खत्म हो गया। अब जैसे अगर इनमें जीनॉट होता तो जब ये सेल डिवाइड होने के लिए आती तो जीनॉट पे आने के बाद इनको सोचना पड़ता डिवाइड हो कि ना हो। लेकिन जब ये सोचने वाली ताकत ही खत्म हो चुकी है तो ये खाली डिवाइड होती जाती है, खाली डिवाइड होती जाती है, और मल्टीपल डिवीजन की वजह से इतनी ज्यादा सेल बना लेती हैं कि गांठें तैयार हो जाती हैं, और फिर उसी को कैंसर बोल देंगे। खैर वो सब तो आगे की बातें हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया कि नहीं? तो मैंने बताया कि हार्वर्ड एंड पेले नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रिपरेटिव फेज बताया G1, S, G2 और M, ठीक है। और फिर डिवीजन का फेज, डिवीजन के फेज में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बांटेंगे, कैरियोकाइनेसिस करेंगे और साइटोकाइनेसिस। तो अब मेन क्या पढ़ना है हम लोगों को? मियोसिस और माइटोसिस, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ाया जाए? पहले माइटोसिस पढ़ाते हैं, फिर मियोसिस पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से कॉपी पे हेडिंग डाल दो माइटोसिस। और उसके पहले मुझे ये बताओ तुम सब बच्चों कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है और G2 फेज में क्या होता है? जल्दी से बताओ। G1 फेज, S फेज और G2 फेज में क्या होता है? तुम सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताओ, और लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो। चलो आस्था ने बता दिया सबसे पहले आंसर। जीवन में सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो बनने की तैयारी हो जाती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। देखो बच्चों, जीवन फेज में बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था तुम सबको कि जीवन फेज में क्या होता है कि सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रही है, मतलब इनिशियल फेज है ना। सेल की साइज बढ़ रही होती है, इनिशियल प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब भाई कोई काम करना है, जैसे मान लो कि तुम्हें केक बनाना है, तो तुम उसके रॉ मटेरियल्स लाओगे ना। भाई पिज्जा है तो पिज्जा के रॉ मटेरियल्स आएंगे, वैसे ही यहाँ पे सेल बनाना है तो उसके रॉ मटेरियल क्या होंगे? प्रोटीन होगा। तो वो सारी चीजें जीवन फेज में बनती हैं। एस फेज में देखो प्रोटीन सिंथेसिस जीवन फेज में, ये पूछा है कई बार। अब लोग एस फेज में सिंथेसिस जानते हैं तो बच्चे निशान लगा लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। मैंने ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया था, याद रखना सभी लोग। जो बच्चे बिल्कुल नया देख रहे हैं वो एक बार पुरानी वीडियो जाके जरूर देखेंगे। एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता था, क्रोमोसोम है ना, डीएनए डबल हो जाता था, याद है ना सबको। चलो सोनाली पांडे, नेहा सिंह, रितु जायसवाल, इन सारे बच्चों का आंसर मेरे पास आ गया है। प्रिया यादव, ज्योति यादव, अवधेश, इन सारे बच्चों ने आंसर यहाँ पे किया है। तो एस फेज में डीएनए डबल हो जाता था लेकिन क्रोमोसोम सेम रहता था। याद है इसका एक क्वेश्चन कराया था कि किसी सेल में अगर 22 क्रोमोसोम है और 40 ग्राम डीएनए है, 22 क्रोमोसोम है और 40 ग्राम डीएनए है, तो एस फेज के बाद क्या होगा? जरा मुझे जल्दी से बताओ तो। अगर एस फेज में है ये सेल और उसके पास मतलब एस फेज में आने के टाइम 22 क्रोमोसोम और 40 ग्राम डीएनए है, 22 क्रोमोसोम और 40 ग्राम डीएनए है, तो एस फेज के बाद क्या होगा? एस फेज के बाद क्या हो जाएगा? एस फेज के बाद हो जाएगा 22 क्रोमोसोम 80 ग्राम डीएनए, है ना। क्योंकि डीएनए की मात्रा क्या होती है? डबल, क्रोमोसोम डबल नहीं होता, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा था, मैंने इसको कराया भी था तुम लोगों को। चलो बहुत बढ़िया, आस्था ने आंसर भी दे दिया, और भी बच्चों ने दिया आंसर, रोहित ने भी दिया। अवधेश ने पूछा है कि इसके बाद कौन सी क्लास? इसके बाद कोई क्लास नहीं बेटा, ठीक है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग लाइव अटैच हुए हैं, है ना, और उसमें भी नेटवर्क गड़बड़ हो गया बीच में। खैर कोई नहीं, समस्याएं तो आती रहती हैं, आगे बढ़ते रहना चाहिए, है ना। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे की बात पे। एस फेज के बाद बच्चे आता है G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि इसमें सेल पूरी तरह से तैयार है, सारे सेल ऑर्गेनेल बन चुके हैं, प्रोटीन बन चुका है, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन भी एस फेज में बना था, सेंट्रियोल्स भी एस फेज में बने थे। तो G2 फेज में सेल पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है एकदम। तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कि ये जो सेल का डिवीजन हो रहा है, इसमें एस फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गई और सेंट्रियोल्स डबल हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही सेल G2 फेज में जा रही है, उस G2 फेज में सेल की साइज बन चुकी है। अब सोचो एक छोटा सा थैला है जिसमें तुम बेसिकली 5 kg कुछ रख सकते हो,
और उसके अंदर 10 kg चीजें आ चुकी हैं। तो भाई सेल तो सिंगल स्ट्रक्चर रखने लायक बनी थी, अब उसके अंदर चीजें डबल हो चुकी हैं, तो सेल पे प्रेशर है ना, बस वही प्रेशर, वही जो सेल का प्रेशर है वो तुरंत मैसेज देता है डिवाइडिंग फेज को, वो बोलता है कि एम फेज कराओ, अब सेल को डिवाइड करो, सेल पूरी तरह से तैयार है। और उसके बाद एम फेज में सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन, और उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म। तो अब हम लोग यहाँ का सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग चलेंगे इधर। मैंने एक बार अच्छे से रिवाइज इसलिए कराया ताकि जो भी आपने पहले का पढ़ा था सब आपको याद आ जाए, ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया अच्छे से? चलो हम लोग चलते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे पहले माइटोसिस की, ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन कराते हैं। देखो बच्चों, न्यूक्लियस के डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो मियोसिस माइटोसिस दोनों हो रहा है। तो पहले हम लोग बात करते हैं माइटोसिस की। देखो हम लोग पहुंच गए माइटोसिस पे, ठीक है। और तुम लोगों के लिए होमवर्क है कि सेल साइकिल, सेल की टाइमिंग जो पढ़ाया था और पूरा जितना कॉन्सेप्ट बताया था उसको याद रखना, ठीक। मैं जरूर पूछूंगा तुम सबसे जब भी मैं सामने सामने मिलूंगा। तो माइटोसिस की बात हो रही है। माइटोसिस में देखो 4 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, और फिर होता है टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 चीजें होती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, प्रो, मे, एने, टीलो, ठीक है। हम लोग इसको स्कूल डेज में याद कर लेते थे, प्रोग्राम में आना टेलीफोन करके। करके मतलब देखो ये कैरियोकाइनेसिस है ना, न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस। तो प्रोग्राम में आना टेलीफोन करके, जैसे मान लो कोई प्रोग्राम है जहां जाना है तो एक बार फोन करके जाना है, ठीक है। वो अपना अपना तरीका है याद करने का, आप अपना बना सकते हो। तो प्रोग्राम में आना टेलीफोन करके, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर टीलोफेज, ये 4 कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। मेन ये है। अब इसके अंदर भी कई सारी चीजें आएंगी, इसके अंदर भी कई सारी चीजें आएंगी। यहां तक सबको समझ में आ गया है? तो बच्चे जल्दी से मुझे बताओ कि यहां तक क्लियर है। जल्दी से यस सर लिखो ताकि मैं क्लियर हो जाऊं। इसको शॉर्ट में तुम इस तरीके से भी याद कर सकते हो जैसा कि आस्था ने भी बता दिया है, ठीक है। तो सबका अपना अपना निमोनिक है, अपने हिसाब से बना सकते हैं आप लोग। देखो बेटा, हर जितने भी ममेलियन सेल होते हैं उनका 24 घंटे बेसिक, तो ह्यूमन सेल के अंदर 24 घंटे के अंदर सेल डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखो जो प्रोफेज है ना, इसके भी 3 तरीके होते हैं, ठीक है। प्रोफेज के भी 3 हैं, जैसे अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज, 3 पार्ट हैं। इसी तरह से मेटाफेज, मेटाफेज का कोई पार्ट नहीं है, ये बस ऐसे ही है। इसी तरह से एनाफेज, एनाफेज में भी तुम्हें अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज, ठीक है, इस तरीके से मिलता है। कहीं कहीं हमने देखा है कि कुछ किताबों में, कुछ जगहों पे इसमें भी केवल 2 ही है, मतलब अर्ली और लेट, मिडिल नहीं रहता। बट कहीं कहीं हमने देखा मेडिकल वगैरह में कि तीनों होता है, तो मैंने तीनों बता दिया है, तुम याद रखना। ये अर्ली और लेट से कोई मतलब है नहीं, ध्यान रखना, केवल जानना है अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। अब जरा समझो कि ये होता क्या। अब ऐसे याद करोगे तो कई सारे स्टेप्स हैं, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज, अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज, है ना।
अर्ली टीलोफेज, लेट टीलोफेज, ऐसे। लेकिन मुख्य रूप से देखें तो 4 ही है ना, प्रो, मेटा, एना, टीलो। अब प्रोफेज के 3 पार्ट है, मेटाफेज का कोई पार्ट नहीं, एनाफेज का 2 और टीलोफेज का 2। अब ये पूरा मामला क्या है? देखो, प्रोफेज के 3 पार्ट है, तुम्हें केवल ये जानना है कि प्रोफेज में क्या होता है। उसके 3 पार्ट तो हम लोग खुद ही कर लेंगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो तुम्हारे घर पे बर्थडे है, तुम्हारा या तुम्हारे छोटे भाई बहन का बर्थडे है। अब बर्थडे जो है वो एग्जैक्ट सेल डिवीजन है, सपोज कर लो। तो केक कटना वो मेन मेन सेरेमनी है, केक को काट रहे हो आप। उसके पहले जो भी हुआ वो अर्ली है, केक कट रहा है वो मिडिल फेज हुआ, और केक कटने के बाद का जो मामला है वो क्या हुआ? लेट हुआ। लेट मतलब बाद का मामला। तो अगर तुम प्रोफेज को समझ लिए तो तुम ये जान लो कि प्रोफेज होने के पहले जो हुआ था वो अर्ली है, प्रोफेज होते टाइम जो हो रहा है वो मिडिल है, और प्रोफेज होने के बाद जो हो रहा है वो क्या है? लेट है। अभी पढ़ाऊंगा तो वहां पे दिखाऊंगा आपको। तो बेसिकली केक काटने की जो प्रोसेस है उसके पहले जो भी हो रहा था वो सब अर्ली था, एग्जैक्ट केक काटते समय मिडिल है, और केक काटने के बाद जो है वो लेट है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? और अगर समझ पा रहे हैं तो यस सर लिखिए, ताकि हम सब कनेक्ट बने रहें, है ना, और मुझे भी सामने दिखे कि आप कनेक्टेड हो, मेरी बात पहुंच रही है। लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहां तक बता दिया। अब बर्थडे मान लो कि आज है, तो कल आप तैयारी कर रहे थे, सुबह से दौड़ा भागी इधर उधर, जो भी चीजें होती हैं, तैयारियां, हॉल बुक करना, बाकी चीजें, इनविटेशंस देना, वो सब क्या था? प्रिपरेशन। तो बस यही है, सेल डिवीजन के पहले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन लंबा होता है, केक काटने में कितना टाइम लगा? 2-4 सेकेंड, और उसी काम के लिए हम 3 दिन से तैयारी कर रहे थे। तो प्रिपरेशन लंबा होता है, याद रखना, हमेशा एग्जाम में पूछेगा। 95% टाइम कौन लेता है? प्रिपरेशन लेता है, 95% टाइम, और केवल 5% टाइम लगता है डिवीजन में। ये याद रखना है। मैंने सेल साइकिल वाला वो ऐसे गोल वाला स्ट्रक्चर बताया था ना तुम्हें, यहां मिटा के मैं फिर से दिखा देता हूं। भाई जैसे इस घर को डिवाइड कर रहे थे, तो इस घर में टॉयलेट रूम और किचन बाकी सब बनाने में टाइम ज्यादा लगा होगा, और डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है। तो जैसे ये सेल साइकिल का अगर स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, तो ये एम फेज है ना, यहाँ पे G1 है, फिर S है, फिर G2 है। तो ये देखो, ये पूरा G1, S और G2, ये पूरा 95% टाइम ले ले रहा है, सबसे लंबा फेज। तो G1, S और G2 ये तैयारी का मामला है ना, प्रिपरेटिव फेज है ना, इंटरफेज है ना। तो ये पूरा लंबा समय ले रहा है 95%, लेकिन जो एम फेज है वो केवल 5%, छोटा सा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसी के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ऐसे है ये, ऐसा है। तो G1, S और G2 ये जो तैयारी का फेज है ना, मैंने आपको लिखवाया भी था कि इसको हम इंटरफेज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गया सबको? तो ये सारा मामला है, इसको याद रखना है अच्छे से। तो एम फेज, ठीक, इंटरफेज भी कहते हैं, प्रिपरेटिव फेज भी कहते हैं। अब इसी G1 के बाद बीच में एक फेज आ जाता है G0 फेज, है ना, क्विसेंट पीरियड। और सबसे लंबा पीरियड कौन है ये पूछा जाता है, तो G1 फेज लॉन्गेस्ट है भाई, पहली तैयारी सबसे बड़ी होती है, उसके बाद S और उसके बाद G2। यहां तक सबको समझ में आ गया है? जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे चलूं। आनंद प्रजापति, हेलो बेटा। चलो भाई, चलो सबको समझ में आ गया है। समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है हम लोगों का, और आपने लाइक भी किया है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 मामले हैं। चलो अब जल्दी से चलते हैं प्रोफेज की तरफ। ठीक है, यहां तक तो क्लियर था? प्रोफेज की तरफ चलते हैं।
देखो बच्चों, प्रोफेज की अगर हम बात करें तो मान लो कि ये कोई सेल है, थोड़ा कलर रहता तो और दिखाते आपको, स्मार्ट बोर्ड होता तो और दिखाते। सेल में ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम है। लेट अस सपोज कि 4 क्रोमोसोम के साथ हम बात कर रहे हैं, 4 क्रोमोसोम, और ये पूरा साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं। तो क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। फिर यहाँ पे क्या है? साइटोप्लाज्म, होगा कि नहीं। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर का सेल वॉल वाला, सेल वाला, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और उसके अंदर क्रोमोसोम्स। तो जरा ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे बाहर तो ये सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा वाली, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, इसी में ऑर्गेनल्स वगैरह हैं, उनसे हमें अभी कुछ लेना देना है नहीं। यहीं पे सेंट्रियोल्स पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स पड़ा हुआ है। ठीक, ये भी तो डबल हुआ था ना, सेंट्रियोल्स प्लस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, सेंट्रियोल्स प्लस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन यहां पे पड़ा हुआ है। तो ये तो सेल के बाहर की, न्यूक्लियस के बाहर की बात है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर बाहर का, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर जो लिक्विड है, फिर क्रोमोसोम, और उसके बाद न्यूक्लियोलस। ये सारे स्ट्रक्चर्स सेल में मौजूद हैं जब सेल डिवाइड होने जा रही है। तो देखो, सेल डिवीजन के टाइम सेल के पास ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो बच्चों ये सारी चीजें, शशांक पांडे गुड इवनिंग, अभिषेक जायसवाल गुड इवनिंग बेटा, प्रिया यादव, सुरेश, आप सभी बच्चों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं, जिनके चैट्स मेरे पास आए हैं, गुड इवनिंग बेटा आप सभी को। तो मैं ये बता रहा हूँ बेटा, जल्दी से देख लो, 10-5 मिनट की क्लास और बची है हम लोगों के पास। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो सेल है, ये सेल बाहर का जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाद अंदर साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स है। तो हमें ऑर्गेनल्स से भी लेना देना नहीं है कि ऑर्गेनल्स वैसे ही डबल हो चुके हैं, तो वैसे ही ये प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियोलस है, ये 4 चीजें न्यूक्लियस में होती हैं। पता है ना ये सब, मैंने बताया भी था, नहीं पता है तो यहाँ से देख लेते हैं। और यहाँ पे जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म, वहां पे सेंट्रियोल्स प्लस ट्यूबुलिन प्रोटीन है जो एस फेज में डबल हुआ था। अभी एक बच्चे ने पूछा है कि सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है। बेटा अभी जस्ट पता चलेगा, आगे यही सब तो बताना है। तो ये सेल प्रोफेज में जा रही है। अब जरा ध्यान से देखो कि जब ये सेल प्रोफेज में जाएगी तो क्या होगा। फिर इसको हम लोग अर्ली, लेट और बाकी में तोड़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि बर्थडे में हुआ क्या, फिर अर्ली, लेट और बाकी सब, ठीक है, आराम से। प्रोफेज में जाने के टाइम सेल क्या करेगी? देखो, प्रोफेज बेसिकली न्यूक्लियस में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? न्यूक्लियस में, है ना। तो यहां हमें ये साइटोप्लाज्म और बाकी से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रोफेज में क्या होता है? सबसे पहले ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। तो यहां पे क्या होता है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, ठीक। और जैसे ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, ध्यान से समझो बेटा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ये जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं वो बाहर आ जाएंगी, आएंगी ना। अंदर भी लिक्विड भरा है, बाहर भी लिक्विड भरा है। तो जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होगी, न्यूक्लियो के अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म वो बाहर आ जाएगा, तो मिक्स हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म मिक्स विद
न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसके साथ मिक्स हो गया? न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। ध्यान रखना, ये भी गाढ़ा था, ये भी गाढ़ा था, दोनों मिलके और ज्यादा गाढ़ा। कोलाइडल तो पहले ही से थे और कोलाइडल हो गए। तो जैसे ही ये कोलाइडल होंगे, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेपर में पूछा है कि बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? बढ़ जाता है, पूछा है पेपर में। अब वैसे तो ये फिजिक्स की बात है, लेकिन याद रखना है। तो साइटोप्लाज्म मिक्स विद न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसकी वजह से ये मोर कॉन्सेंट्रेट, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ इसका? बढ़ गया। अब देखो, चूंकि मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स हो गया, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या हो गया? डिसअपीयर, गायब। तो न्यूक्लियस का मामला खत्म। अब सेल के अंदर क्या दिखेगा, जरा ध्यान दो। सेल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब है, ये पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म है, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म का मिक्सचर, और उसमें ये 4 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। बस इतना ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस वाला मामला गायब हो गया। क्या गायब हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर। फिर विजुलाइज करो इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स विद साइटोप्लाज्म, मिक्स हो गया ना, और क्या बना दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। जो क्रोमोसोम्स थे वो फ्री हो गए पूरे ऐसे, और क्रोमोसोम्स फ्री होने के बाद जो न्यूक्लियोलस था वो भी गायब हो गया। तो सेल में दिख क्या रहा है? सेल में केवल बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो दिख रही है, गाढ़ा गाढ़ा साइटोप्लाज्म दिख रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई वाला, और बीच में ढेर सारा क्रोमोसोम दिख रहा है। अब सारा खेल किसके साथ है? क्रोमोसोम के साथ। पहले मुझे यहां तक बताओ कि इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मैंने बहुत इजी बताने की कोशिश की है, तुम सबको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। पहले मुझे यहां तक बताओ, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ, हमारे सामने ही पीसी में आप सबके चैट्स दिख रहे हैं, तो मैं वहीं से देख रहा था। फिर यहाँ पे मोबाइल से देख रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अभी प्रोफेज में और आगे भी बात करेंगे। ये तो भी तैयारी की बात चल रही थी बच्चों। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? चलो, बहुत सी बात है। संस्कार ने भी बता दिया, जगदीश, आस्था, ओम प्रकाश, नेहा, इन सभी बच्चों ने यहाँ तक बता दिया। तो बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ये कि किस तरीके से यहाँ पे सेल जब प्रोफेज में जाती है तो वो किस तरीके से तैयारी करती है। अभी प्रोफेज हुआ नहीं है, ये अभी प्रोफेज में जा रहे हैं। तो जब ये सेल प्रोफेज में जाएगी तो वो क्या करेगी? उस सेल में प्रोफेज में आने के पहले ये सब कुछ है उसके पास साइटोप्लाज्म भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, मतलब सब कुछ है। लेकिन जब वो सेल प्रोफेज में जा रही है तो उसके पास क्या क्या हो गया? उसका सब कुछ, न्यूक्लियर वाला मामला तो पूरी तरह से खत्म हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स हो गया, और जो क्रोमोसोम्स थे वो फ्री हो गए, है ना? क्रोमोसोम क्या हो गए? फ्री। और जो सेंट्रियोल्स थे, वो सेंट्रियोल्स जो हैं वो इस तरीके से धीरे धीरे पोलर की तरफ जाना शुरू होते हैं। तो ये तो मामला था कि प्रोफेज में जाने के टाइम क्या होता है। अगली जो क्लास होगी, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे, आगे की क्लास में यहीं से आगे की बात करेंगे। आप यहां तक की चीजों को अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए। अगली क्लास में इसके आगे हम लोग बात करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात, स्वस्थ रहिए। ठीक, इस समय स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।